Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we will discuss about types of epidemics, definition of epidemic, endemic, pandemic, and sporadic occurrence of the disease. So let's start with the types of epidemic. इस टॉपिक को मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. सो लेट्स सी फूड पॉइजनिंग. व्हाट इज द कॉमनेस्ट फूड पॉइजनिंग ऑफ इंडिया? तो वो है स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग. इंडिया में सबसे कॉमन होती है एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 6 आवर. सपोज आज एक मैरिज में एक फूड का कंटामिनेशन होता है स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग से, तो 8 o'clock सपोज लोग डिनर कर रहे हैं एंड 10 o'clock तक कुछ लोग बीमार पड़ जाएंगे, 12 o'clock तक कुछ और लोग बीमार पड़ जाएंगे, 12 o'clock तक कुछ और लोग बीमार पड़ जाएंगे. तो आपको देखते ही देखते समझ में आ जाएगा ना कि देयर इज ए सडन राइज इन नंबर ऑफ केसेस. तो इफ़ आप मेडिकल ऑफिसर हो किसी भी इमरजेंसी के, तो आप देखोगे कि 20, 50, 100 पीपल्स एक साथ नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया लेकर आपके पास आएंगे. फूड पॉइजनिंग इज नॉट अ फेटल डिजीज. आपको पता है कि फूड पॉइजनिंग फेटल डिजीज नहीं है, तो आप ORS यूज़ करो, एंटीबायोटिक्स को यूज़ करो, लोग रिकवर भी बहुत फास्ट हो जाएंगे. सो देयर इज सडन फॉल इन नंबर ऑफ केसेस ऑल्सो. तो कितने टाइम में सबसे ज़्यादा केसेज होंगे? तो वो होगा एक इंक्यूबेशन पीरियड में, क्लस्टरिंग इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड. इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लस्टरिंग ऑफ केसेस इन 1 इंक्यूबेशन पीरियड. तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पहले थ्योरी के फॉर्म में आता था. सडन राइज, सडन फॉल इन नंबर ऑफ केसेस एंड क्लस्टरिंग ऑफ केसेस इन अ सिंगल इंक्यूबेशन पीरियड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ एपिडेमिक. तो इस टाइप के एपिडेमिक को हम कहते हैं सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक. बिकॉज सिंगल फूड पॉइजनिंग से एक ही टाइम में एक ही जगह पे हुआ ना, एक ही मैरिज हॉल में कंटामिनेशन हुआ है एंड एक ही पीक है इसका. तो सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लस्टरिंग ऑफ केसेस इन ए सिंगल इंक्यूबेशन पीरियड. नाउ सी अनदर टाइप्स ऑफ एपिडेमिक, कंटामिनेटेड वेल. सपोज एक वेल है, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई इन अ विलेज, एंड इफ आज ये कंटामिनेटेड हो जाता है टाइफाइड बैसिलाई से. सी तो टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 to 10 डेज, 7 to 14 डेज. तो नेक्स्ट 10 to 14 डेज में देयर विल बी ए सडन राइज इन नंबर ऑफ केसेस. अगले 10 से 14 दिन के अंदर में क्या होगा, सडन केसेज जो होंगे वो राइज करेंगे उस गांव में. एंड अब आप उनको ठीक करने की कोशिश करते हो तो केसेस कम हो जाते हैं, केसेस कम भी होते हैं, रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, बट जब आप रिकवर कर रहे हो उसी बीच दोबारा से केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंटामिनेटेड सोर्स तो वही है ना, लोग अभी भी जा रहे हैं वहीं से पानी पी रहे हैं. फिर आप उनको ठीक करने की कोशिश करते हो, इसी बीच क्या होता है कि फिर से केसेस बढ़ जाते हैं और ये चलता रहता है. तो ये कब जाकर 0 केसेस होंगे? तो या तो सोर्स आइडेंटिफाई हो जाए, या फिर आप उस वाटर को क्लोरीनेट कर दो, या फिर पीपल से कहो कि वो वाटर को बॉयल करके ड्रिंक करें. तो अब आप ध्यान से देखो इस कर्व को, यहाँ पे देख रहे हो आप, क्या देख रहे हो यहाँ पे कि क्लस्टरिंग ऑफ केसेस इन अ सिंगल इंक्यूबेशन पीरियड में है क्या? एक ही इंक्यूबेशन पीरियड में क्लस्टरिंग हो रही है? नहीं, नो, देयर आर मल्टीपल इंक्यूबेशन पीरियड. यहाँ पे अलग अलग कई सारे इंक्यूबेशन पीरियड्स हैं एंड हियर पॉपुलेशन इज गेटिंग एक्सपोज मल्टीपल टाइम्स. कई बार लोग एक्सपोज हो रहे हैं, ओके बट ये एक ही पॉइंट सोर्स से एक्सपोज हो रहे हैं, एक ही पॉइंट सोर्स है और वो वेल है, उसी से एक्सपोज हो रहे हैं. सो दिस एपिडेमिक इज नोन एज मल्टीपल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक. इसको क्या बोलते हैं हम? मल्टीपल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक्स. तो इसमें ये जो मल्टीपल पीक्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पीक्स जो हैं These are known as secondary waves. इन पीक्स को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल पीक्स आर नोन एज सेकेंडरी वेव्स. सो मल्टीपल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेकेंडरी वेव और सेकेंडरी पीक इन द पॉपुलेशन. नाउ सी द थर्ड टाइप ऑफ एपिडेमिक, दैट इज फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस को देखें. थर्ड टाइप ऑफ एपिडेमिक दैट इज प्रोपोगेटिक एपिडेमिक. तो एग्जाम्पल में आप अगर ट्यूबरक्लोसिस को लेते हो तो स्टडीज में पता चला है कि 1 केस ऑफ टीबी इन इंडिया गिव राइज टू 10 to 15 केसेस. अगर एक केस है कोई टीबी का इंडिया में, तो उससे 10 to 15 केसेस पर ईयर आते हैं, ओके
इन्फेक्शन की वजह से सबके बॉडी में इतनी क्लिनिकल या फिर सब क्लिनिकल इम्यूनिटी है कि इफ़ कोई स्प्रेड करना चाहे टीबी तो वो इतनी जल्दी नहीं हो सकता। तो सपोज एक पर्सन है जिसे टीबी है, वो डेली कई लोगों से मिलता है, बट ही कैन नॉट गिव राइज टू हंड्रेड्स ऑफ केसेस, बट बाई चांस वो किसी ऐसे आदमी से मिलता है जिसमें इम्यूनिटी कम है। फॉर एग्जाम्पल किसी आदमी को HIV है, प्रेगनेंसी है या फिर माल नॉरिशमेंट है, तो शायद 1 से 2 केसेस बन जाए, 3 केसेस बन जाए, और 1 ईयर में 10 to 15 केसेस बन जाए एक केसेस से। ओके, सो देयर इज ए स्लो राइज ऑफ नंबर ऑफ केसेस ऑफ टीबी इन ए पॉपुलेशन। इसमें क्या होता है, स्लो राइज होता है। एंड इफ आप एक कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तो देयर विल बी ए प्लेटाउ, मीन स्लो राइज होता है, फिर प्लेटाउ मिलता है। पीक नहीं होगी इसमें क्योंकि ये स्लो राइज है और उतना ज़्यादा ये दूसरे को अफेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि दूसरे में भी इम्यूनिटी डेवलप है। एंड उसके बाद इफ़ आपने कोई अच्छी सी ट्रीटमेंट या वैक्सीन डिस्कवर कर ली तो क्या होता है, तो देयर इज़ ए स्लो फॉल इन नंबर ऑफ केसेस। तो स्लो राइज, absence of peak and slow fall, this is known as propagated epidemic. So why propagated? Because it is transmitting from person to person, ये person to person इसका ट्रांसमिशन है। तो propagated epidemic is characterized by person to person transmission of a disease in the population, maybe secondary wave शायद ही शीन हो। So let's सी सम एग्जाम्पल जो एग्जाम्स में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, लाइक भोपाल गैस ट्रेजेडी इज एन एपिडेमिक विच इज सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो क्या है, सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक है। क्यों? क्योंकि एक ही टाइम में तो ये हुआ था ना, एक्सपोजर पीपल को मिथाइल आइसोसाइनाइड का एक ही टाइम में हुआ था, इसलिए ये क्या है, सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक है। इसी तरह से चेरनोबिल ट्रेजेडी जो है ये भी सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक का ही एग्जांपल है, बिकॉज एक ही जगह से एक्सपोजर हुआ था, अलग अलग जगह से नहीं हुआ था। ओके, एंड ये जो है ये बार बार रिपीट भी नहीं होगा, एक ही बार होगा। जो भी केसेस आने होंगे एक ही बार पीक के साथ इंक्रीज करेंगे, तो इसलिए ये क्या है, सिंगल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक का एग्जाम्पल है। नाउ सी द HIV, इट इज़ ए टाइप ऑफ प्रोपगेटेड एपिडेमिक। ये प्रोपगेटेड एपिडेमिक है। सी इफ़ कोई HIV पॉजिटिव है एंड उसके 2 सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो 2 ही केसेस उससे बनेंगे। इफ़ उन केसेस के आगे फर्दर पार्टनर है, लाइक इफ़ ये पर्सन HIV पॉजिटिव है, इसके 2 पार्टनर हैं तो दोनों को HIV हो सकता है। फिर इसके फर्दर अगर पार्टनर होंगे, मल्टीपल पार्टनर, तभी चांस है कि ये जो HIV है वो स्प्रेड करे। ओके, तो डिजीज़ इसका इंक्रीज करे, बढ़े। बट अगर इनकी जो मल्टीपल पार्टनर नहीं है, इस HIV पॉजिटिव पर्सन के अगर मल्टीपल पार्टनर नहीं है तो क्या होगा, डिजीज़ यहीं पे स्टॉप कर जाएगी। सो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन है। सो HIV क्या है, प्रोपोगेटेड है। बट इसी HIV का ट्रांसमिशन देखो अगर आप कमर्शियल सेक्स वर्कर्स में, ओके, तो ये बनेगा मल्टीपल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक। वो सेक्स वर्कर सिंगल पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेगा, गिविंग मल्टीपल और रिपीटेड एक्सपोजर टू द सेम कम्युनिटी। मीन्स एक जो सेक्सुअल कमर्शियल सेक्स वर्कर है उसे अगर HIV है तो उससे क्या होगा, कई सारे मल्टीपल पीपल्स को HIV का होने का, इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है। इनफैक्ट कोई भी STD हो तो वो प्रोपेगेटेड ही होती है। बट इफ़ वो STD अगर हम कमर्शियल सेक्स वर्कर में देखें, कमर्शियल सेक्स वर्कर के द्वारा देखें, तो क्या होता है, उसमें मल्टीपल एक्सपोजर पॉइंट सोर्स एपिडेमिक हो जाता है। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल विद द एग्जाम्पल इन द एग्जाम वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन कि कमर्शियल सेक्स वर्कर दिया है या फिर जनरल कोई पर्सन का दिया है। एक और ट्रिकी क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि इफ़ पोलियो अकर्स इन इंडिया नाउ, अगर पोलियो अभी इंडिया में हो जाता है, दिस विल बी ए, जी आपको पता है कि इंडिया इज़ अ पोलियो फ्री फॉर 11 ईयर्स, मीन्स 11 साल से, पिछले 11 साल से इंडिया में पोलियो नहीं हुआ है। बाई चांस इफ़ ये हो जाता है तो फीको ओरल रूट से कई हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन तक पहुंचने की कोशिश करेगा, बट उससे
कई 100 केसेस नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि सबको इम्यूनिटी मिल चुकी है, सबको वैक्सीन मिल चुकी है। सो ये सिंगल केस शायद ही 2 या 3 केसेस बना पाए, वो भी तब जब उसे ऐसे बच्चे मिलते हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं मिली है या फिर अभी पूरी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है, एंड ये या फिर वो बेबी जो है वो इम्यूनो डेफिशिएंट है, तो ही ये हो सकता है। सो देयर विल बी ए स्लो राइज। सो दिस इज गोइंग टू बी ए प्रोपेगेटेड इपीडेमिक इन इंडिया। स्लो राइज होगा इसलिए क्या होगा, ये प्रोपेगेटेड इपीडेमिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। सी इपीडेमिक के डेफिनेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एपिडेमिक कभी भी एक सिंगल डेटा और नंबर से नहीं पता चलता है, इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन होती है, नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए डिजीज क्लियरली इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। इट मीन्स जो भी नॉर्मली एक्सपेक्टेड केस होने चाहिए ना, इफ़ उससे बहुत ज़्यादा क्लियर एक्सेस हो जाए, जो भी नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी है केस का, इससे अगर क्लियर एक्सेस हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, एपिडेमिक कहेंगे। इस डेफिनेशन में 2 कीवर्ड है, एक तो है क्लियर एक्सेस एंड दूसरा है नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। सो अब ये नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी कैसे पता चलेगा कि नॉर्मली कितने केसेस होने चाहिए किसी डिजीज़ के? जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप गेस कीजिए कि कितने केसेस डेंगू के इस साल दिल्ली में होने चाहिए, तो इसके लिए प्रीवियस 2 या 3 या 5 ईयर की केसेस को देखते हैं एंड उसके बेसिस पर गेस करेंगे ना। सपोज 2019 में 4800 केसेस आए डेंगू के दिल्ली में, 2020 में 5600 केसेस हुए, 2021 में 4900 केसेस हुए। ओके, तो इफ़ हम 2022 को देखें और बाई चांस इस ईयर भी इफ़ 5000 केसेस हो जाते हैं, अगर इस ईयर 2022 में अगर होते हैं 5000 केसेस, तो ये नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी ही है, बिकॉज पिछले 3 ईयर के डाटा से हमें पता चला है कि हर साल 4 to 5 या 6000 केस ही होने चाहिए। तो इस ईयर इफ़ ये 5000 केस है तो ये क्लियर एक्सेस नहीं है, ये नॉर्मल एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेस ही हैं। बट इफ़ ये केस इस ईयर होते हैं 10,000 से 15,000, सपोज 15,000 हो जाते हैं, तब ये क्लियर एक्सेस है और तब हम इसे एपिडेमिक कहते हैं। सी ये डिफिनेशन समझनी जरूरी क्यों है, क्योंकि कई बार एपिडेमिक वर्ड सुनने से हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा केसेस मीन्स हज़ारों में होंगे, ऐसा नहीं होता है। कम केसेस भी एपिडेमिक हो सकते हैं इफ़ वो इंक्रीज करता है फ्रॉम द नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी। नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी से क्लियर एक्सेस अगर दिखाता है तो फिर वो एपिडेमिक है। फॉर एग्जाम्पल पोलियो केस को देखो आप, तो इंडिया में पोलियो, इंडिया क्या है, पोलियो फ्री कंट्री है फ्रॉम 11 ईयर्स, 11 साल से। तो इफ़ हम पोलियो की नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी देखें तो अभी पोलियो की नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी इंडिया में क्या है, 0 है, क्योंकि कोई भी केसेस नहीं होता है पोलियो का अब इंडिया में। तो सपोज इस ईयर पोलियो का एक केस हो जाता है, एक केस अगर इस ईयर में रिपोर्ट होता है पोलियो का, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस केस को एपिडेमिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो एपिडेमिक का हमेशा मीनिंग बड़ा नंबर नहीं होता है। इफ़ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी 0 है तो एक केस भी अगर रिपोर्ट हुआ तो वो क्लियर एक्सेस माना जाएगा और उसे एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वो अलग की बात है कि पोलियो के वैक्सीन सारे बच्चे को लग गई है तो उसे हम ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर एक बच्चे को होता है तो वो 2, 3, 4, 5 ऐसे ही कुछ ही केसेस जो इंक्रीज कर पाएगा, तो इसलिए उसे हम प्रोपोगेटेड एपिडेमिक में रखेंगे, लेकिन उसे एपिडेमिक डिक्लेयर करना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो अब क्वेश्चन आता है कि क्लियर एक्सेस को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो इफ़ नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी है 5000, तो कब एपिडेमिक ये कहलाएगा, तो इसके लिए एक स्टेटिस्टिकल फार्मूला है जो कि हम एपिडेमिक की डेफिनेशन में यूज़ करते हैं, एंड ये फार्मूला है नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए डिजीज इज मोर देन मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। सी मीन का मतलब होता है एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है वेरिएशन। ओके, तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मीन नंबर ऑफ डेंगू केसेस इन दिल्ली इज 5000 केसेस पर ईयर।
मीन जो है वो कितना है 5000 है। इट मीन्स जो एवरेज केसेस होते हैं डेंगू के हर साल वो है 5000। एंड ये हमें कैसे पता चलता है, प्रीवियस 3 to 5 ईयर के एवरेज निकालने से। इससे पहले का जो 3 to 5 ईयर का जो डाटा है उसका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो हमें मीन पता चल जाता है। इफ़ ये एवरेज 5000 आती है तो ये 5000 पर फिक्स ही तो नहीं रहेगा ना, इससे कुछ केसेस इंक्रीज करेंगे किसी साल थोड़े से डिक्रीज करेंगे, तो कम या ज़्यादा हो सकता है डिफरेंट ईयर्स में। तो कितना कम या ज़्यादा है यही इसकी वेरिएशन होती है। ओके तो इफ़ हम इसे ही हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं इसी वेरिएशन को। इफ़ इस क्वेश्चन में दिया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1000 केसेस पर ईयर। ओके तो अब क्वेश्चन है कि इसे एपिडेमिक कब बोलेंगे, तो एपिडेमिक हम कहेंगे कि व्हेन द नंबर ऑफ केसेस इज मोर देन मीन प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इसमें क्या होता है कि इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो मीन है 5000 प्लस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन है 1000, तो ये आएगा 7000 केसेस पर ईयर। सो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ केसेस आर मोर देन, इफ़ नंबर ऑफ केसेस आर मोर देन 7000 तो ये होगा एपिडेमिक। तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन को हम नॉर्मल मानते हैं, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एपिडेमिक मानते हैं। ओके तो इफ़ ये केसेस 7000 तक पहुंचने वाला है तो हेल्थ अथॉरिटी को कंक्लूड करनी होगी कि शायद अब एपिडेमिक होने वाला है और इसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेते हैं। तो एपिडेमिक की दोनों डिफिनीशन सेम ही है, बिकॉज जो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी होता है ना वो होता है मीन। नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, मीन होता है। और क्लियर एक्सेस जो है वो होता है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके सो इसके अलावा एपिडेमिक की 2 और डिफिनीशन होती है। अकरेंस ऑफ न्यू डिजीजेज इज इन ए पॉपुलेशन इज एन एपिडेमिक। मीन्स अगर न्यू डिजीज को हम एपिडेमिक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी 0 है। इसी तरह से री अकरेंस ऑफ डिजीज इज एपिडेमिक। मीन्स अगर कोई डिजीज एलिमिनेट या इरेडिकेट हो चुकी है और वो वापस से आती है तो उसकी तो नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी 0 थी, एंड उसका सिंगल भी केस अगर होता है तो वो क्या होगा, एपिडेमिक होगा। फॉर एग्जाम्पल गिनी वर्म, ये इंडिया से एलिमिनेट हो चुका है फरवरी 2000 में, बट इफ़ आज के समय में इसका एक भी केस होता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसे एपिडेमिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके सो नाउ सी एंडेमिक ऑफ अ डिजीज। तो इसके डेफिनेशन का कीवर्ड है कांस्टेंट और कंटिन्यूअस प्रेजेंस इन ए पॉपुलेशन। तो एंडेमिक को हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज इन ए डिफाइंड पॉपुलेशन इन ए डिफाइंड यूनिट ऑफ टाइम। तो इसमें जो कीवर्ड है वो है कांस्टेंट प्रेजेंस और कंटिन्यूअस प्रेजेंस। ओके तो जो डिजीज हमेशा एक पॉपुलेशन में हो, तो इंडिया की कॉमन एंडेमिक डिजीज कौन कौन सी है। सो मोस्टली रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक मिजल्स, मम्प्स, रुबेला, चिकन पॉक्स, पर्टूसिस, ओके, डिप्थेरिया। तो ये सब क्या है, रेस्पिरेटरी डिजीज है और ये एंडेमिक है इंडिया में। सी वैसे तो रेस्पिरेटरी डिजीज विंटर सीजन में बढ़ती हैं, बट समर में भी 0 नहीं होती हैं, थोड़ा से कम हो जाते हैं इसके केसेस, बट आपको हमेशा हर सीजन में इसके केसेस देखने को मिलेंगे ओके थ्रू आउट द ईयर। सो नाउ सी सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज, या फिर कैंसर को आप देख लो। तो ये सब क्या है, या फिर आप कम्युनिकेबल डिजीज ही देख लो, HIV। तो ये सारे डिजीज़ हैं जिनका पूरी तरह से क्योर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे डिजीज़ को हम एंडेमिक कहते हैं, जो आपको हर पॉपुलेशन में अराउंड द ईयर मिलेगी। आपको पता है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज HIV या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज लाइक कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज, इसके केसेस आपको अराउंड द ईयर मिलती रहती हैं। ओके तो ये होता है एंडेमिक, इसका कंटिन्यूअस प्रेजेंस है एक पॉपुलेशन में। सपोज इंडिया है तो इंडिया के ही पॉपुलेशन में ये कंटिन्यू मिलता ही रहता है। तो इफ़ आप ध्यान से देखो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखो तो केसेस हमेशा है पॉपुलेशन में। ओके थोड़े से कम ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन केसेस हैं, बट ये 0 नहीं हो रहे हैं कभी भी, यहाँ पे 0 नहीं हो रहे हैं कभी। ओके तो दिस इज नोन एज एंडेमिक ऑफ अ डिजीज। बट इफ़ यही केसेस बढ़कर
2022 में, सपोज इस ईयर ये ऐसे हो जाए इसका ग्राफ, इसका कर्व, तो अब हम इसे देखते हैं कि नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी थी इस लेवल पर, ओके, बट ये 2022 में इतना ज़्यादा नॉर्मल एक्सपेक्टेंसी से इंक्रीज कर गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ईपीडेमिक कहेंगे। तो ईपीडेमिक दो तरीके से हो सकता है, या तो जीरो से, जैसे कि मैंने बताया कि अगर पोलियो का जीरो केस है, कोई भी केस नहीं, अगर एक भी केस आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ईपीडेमिक बोलेंगे, ओके। तो या तो जीरो से इंक्रीज कर गया सडन, या फिर इंडेमिक जो है, इंडेमिक को आप कंट्रोल नहीं कर पाए, सपोज इन्फ्लुएंजा है और वो अभी इंडेमिक है, रेस्पिरेटरी डिजीज जो भी कॉमन मेजल्स है, अगर वही आपको एंडेमिक है लेकिन उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो वो क्या हो जाता है, सडन इंक्रीज कर जाता है। तो सडन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इपिडेमिक बन जाएगा। सो अनकंट्रोल्ड इंडेमिक कैन लीड टू एपिडेमिक, इफ अगर आपने इंडेमिक को कंट्रोल नहीं किया तो वो एपिडेमिक बन जाएगा, ओके। नाउ सी द थर्ड काउंटर पार्ट ऑफ एपिडेमिक, सॉरी थर्ड काउंटर पार्ट ऑफ इंडेमिक, दैट इज पैंडेमिक। तो पैंडेमिक इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंट्री टू कंट्री स्प्रेड ऑफ अ डिजीज। तो इसमें कीवर्ड है कंट्री टू कंट्री, यानी कि डिजीज हैज टू क्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। इफ एक कंट्री के अंदर ही केसेस हो तो वो पैंडेमिक नहीं हो सकती, वो एंडेमिक होगी, ओके। सो एंडेमिक होगी या फिर एपिडेमिक होगी। सो पैंडेमिक होने के लिए उसे इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना जरूरी है। सो वर्ल्ड में कौन सी बड़े बड़े पैंडेमिक अभी चल रहे हैं, एंड ये हैं H1N1 दैट इज स्वाइन फ्लू, जो 2009 में मैक्सिको से स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे ये वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज में भी स्प्रेड कर गया। H5N1 दैट इज बर्ड फ्लू, ये भी 1997 में हांगकांग से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे दूसरे कंट्रीज में फैल गया और आज भी ये कंट्रीज टू कंट्री स्प्रेड हो ही रहा है। HIV इज द लार्जेस्ट पैंडेमिक ऑफ आवर अर्थ। सी HIV वर्ल्ड के सारे कंट्रीज में पाया जाता है, इवन देन इट इज़ अ पैंडेमिक। क्यों ये पैंडेमिक है, फिर भी सारे कंट्री में पाया जाता है, फिर भी पैंडेमिक इसलिए है क्योंकि ये अभी भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में स्प्रेड हो रहा है। इसके अलावा है इबोला, जीका वायरस एंड H7N9 दैट इज एवियन इन्फ्लुएंजा। एक और है कोविड-19 जो कि 12 दिसंबर 2019 में आया चाइना के वुहान से, एंड ये 11 मार्च 2020 को ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया, ओके। नाउ सी द स्पोरेडिक अकरेंस, तो इट इज डिफाइंड एज स्कैटरिंग ऑफ केसेस ऑफ अ डिजीज इन टाइम एंड पर पर्सन। तो इसमें स्कैटरिंग का मतलब है उन केसेस का आपस में रिलेशन नहीं होना, ओके। एक केस आज दिल्ली में है, उसी डिजीज का दूसरा केस कल मुंबई में दिखता है, तो उसे हम स्पोरेडिक कहेंगे इफ उनका आपस में कोई लिंक नहीं है तभी। तो इस डेफिनेशन का कीवर्ड है स्कैटरिंग, ओके। फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक पॉइजनिंग को आप देखो या फिर स्नेक बाइट को देखो, तो आपको अगर स्नेक बाइट का एक केस मिलता है पटना में एंड दूसरा केस रिपोर्ट होता है हरियाणा से, तो आपस में इनका कोई लिंक नहीं है। इसलिए आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी डिजीज है जो चारों में फिट बैठती है, मीन्स एपिडेमिक भी हो सकती है, एंडेमिक भी हो सकती है, पैंडेमिक भी और स्पोरेडिक भी हो सकती है। सो विच डिजीज इज फिटिंग इन ऑल द फोर, एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक एंड स्पोरेडिक? तो वो है इन्फ्लुएंजा, ओके। क्योंकि आप देखो H1N1 एंड H5N1 को, तो ये यूरोपियन कंट्रीज में एंडेमिक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पूरे साल टेम्परेचर लो रहता है और वहाँ इन्फ्लुएंजा के केसेस पूरे साल मिलते हैं। कुछ यूरोपियन कंट्रीज में हर साल उन्हें कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो है ना, वो हर साल उनको कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो क्या होता है, वो एंडेमिक जो है वो एपिडेमिक बन जाती है। जैसा कि मैंने पीछे कर्व में दिखाया है कि अगर आप एंडेमिक को कंट्रोल नहीं करते हो तो वो एपिडेमिक बन जाता है। तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज से कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए वो क्या बन जाता है, एपिडेमिक बन जाता है। और दो इन्फ्लुएंजा के पैंडेमिक तो वर्ल्ड में चल ही रही है, H1N1 एंड H5N1।
और इन्फ्लुएंजा एस्पोरेडिक अकरेंस भी दिखाता है। क्यों? ड्यू टू एंटीजेनिक वेरिएशन। तो वायरस में एंटीजेनिक वेरिएशन हुई, म्यूटेशन हुई और उसने एक नए तरीके का इन्फ्लुएंजा कर दिया। तो इन्फ्लुएंजा इज ए डिजीज विच कैन शो ऑल द 4 टाइप ऑफ अकरेंस, that is epidemic, endemic, pandemic and sporadic. Okay, so in the next video we will discuss about control, elimination and eradication of a disease. So if you have not subscribed my channel yet, then kindly do subscribe it and click on the bell icon so that notification of my upcoming videos reaches you. Okay, thank you.